हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल इकबाल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। आई होप वो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हेडिंग आ गई बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा कौन सी गैसेस? मेनली CO2 एंड O2। ठीक है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा मैं आपको रिकॉर्ड करा दूं, हमने अभी तक पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है? CO2 और O2। ठीक है बेटा, जब हम ब्रीथ करते हैं बेटा तो इंस्पिरेशन में O2 को अंदर लेते हैं, हालांकि N2 भी आती है बट हम बात करेंगे सिर्फ O2 की। O2 को अंदर लेते हैं और जो हमारी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के द्वारा बेटा जो CO2 गैस बनती है उसको हम एस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है, समझा दी है। ठीक है, और आपको ये पता भी होगा ये CO2 कम्स फ्रॉम, मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी बहुत पहले कि बेटा जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है बेटा? ये बॉक्स है। ठीक है, मिस्ट्री बॉक्स, और उसको खोलेंगे की क्या है बेटा? O2 है। ठीक है, तो बॉक्स में से क्या निकलेगा बेटा? खजाना। खजाने का मतलब आपकी एनर्जी। एनर्जी क्या है बेटा? खजाना। मैंने बताया था प्रेत भी निकलता है, और इसी प्रेत को, प्रेत है बेटा, प्रेम नहीं, इसी प्रेत को हम क्या करते हैं बेटा? बाहर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन पड़ी होगी बेटा। बेटा ये रिएक्शन जो होती है हमारी, ये कहां पर होती है बेटा? सेल के अंदर होती है। किसमें होती है बेटा? ये एक सेल के अंदर होती है। समझ लो, किस लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है, और O2 का पता होगा आपको यूज कहाँ होता है। अब जो बेटा CO2 बनी है इसी को हम क्या करते हैं बेटा? एक्सपायर करते हैं। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, ये पुरानी बात है। आज हम फिलहाल जो पढ़ने वाले हैं बेटा CO2 और O2 के एक्सचेंज की बात करेंगे कि कहां पर आकर ये बॉडी में, किस जगह पर, किस लोकेशन पर बेटा, किस ऑर्गन में इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप एक लाइन लिखिए बेटा, alveoli and tissue। ठीक है, ये दो साइड होती है बेटा, जो जहां पर CO2 का और O2 का बेटा एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं alveoli and tissue। क्या है बेटा? ये साइट ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आ गई? अब बेटा मैं एल्वेलाई की बात करूं, ये कैसी साइट है बेटा? मेजर साइट है। कैसी साइट है? मेजर साइट है एक्सचेंज की। बात समझ में आ गई? मेजर, या फिर आप इसको बोल दो प्राइमरी। प्राइमरी साइट। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को बेटा वाइप करता हूं, तो देखते हैं बेटा आगे। मैं इसको आइडिया देता हूं बेटा, कुछ कुछ किस तरह से होता है बेटा ये सिस्टम। ये होते हैं बेटा अपन के लंग। ये होते हैं लंग बेटा, और ये होते हैं अपन के हार्ट। 4 चैम्बर होते हैं बेटा, समझ लो। ये डायफ्राम पे सिचुएटेड होते हैं बेटा, सबसे इनकी सिचुएशन होती है डायफ्राम पे। ठीक है, मान लो ये कोई सेल है, ये टिश्यू है बेटा, ये कोई आपकी सेल है, कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? कोई सेल है, और ये क्या है? आपका लंग है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ओपनिंग बता दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ माउथ की। O2 आ रही है, और यहां से आपकी CO2 जो है निकल रही है। ठीक है,
ये इंस्पायरेशन का मसला है और ये वाला एक्सपायरेशन का। अब बेटा होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब बेटा इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन का मतलब जब सांस अंदर लेते हैं, तो O2 बेटा जो है अपन की जाती है कहां पर बेटा, लंग्स में। और लंग्स में होते हैं बेटा अपन के, आपने पढ़ा हो एल्वियोलाई। क्या होती है एल्वियोलाई, क्या होती है बेटा एल्वियोलाई। बात ठीक है, क्या होती है बेटा अपने एल्वियोलाई। तो यही होती है मेजर साइड। अब मेजर क्यों बोला, इसको प्राइमरी क्यों बोला, प्राथमिक क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले एक्शन जो O2 एंड CO2 यही पर होता है बेटा, कहां पर, एल्वियोलाई पे। याद रखना। अब ऐसा थोड़ी ना है बेटा डायरेक्ट एयर ली O2 अगर हम ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो डायरेक्ट जिस सेल को जरूरत है उस सेल पर पहुंच जाए। अब बेटा जरूरत की बात आगे तो मैं ये भी बता देता हूं जरूरत पड़ती कब है, किस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किस सेल को नहीं। सपोज दैट मान लो आप, ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैं जिम में गया, यहां पर मैं वर्कआउट कर रहा हूं, ठीक है। अब वर्कआउट मैं कर रहा हूं बेटा, तो मेरी हाथ की जो मसल्स हैं टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। टिश्यू का बना हुआ है बेटा, सेल का बना हुआ है, छोटी छोटी सेल का बना हुआ है, समझ रहे हो, छोटी छोटी सेल है इसमें। तो इन सेलों को वर्कआउट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी या नहीं, एनर्जी की जरूरत। एनर्जी आएगी कहां से बेटा, ग्लूकोज से। कहां से आएगी बेटा, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एनर्जी निकालने वाला कौन, ग्लूकोज क्या है बेटा, एक बॉक्स है, उसको चाबी कौन है बेटा, ऑक्सीजन। तो निकालेगा तो बेटा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है बेटा कहां पर पहुंचेगी, मेरे हाथ पर पहुंचेगी। हालांकि पूरी बॉडी में फ्लो करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ तक ही पहुंचती है, वो बात अलग है। हाँ ज्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, ये वाली जो मेरी सेल्स हैं ज्यादा वर्क में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी। बात समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पर लैक्टिक एसिड वगैरह का जिक्र नहीं करेंगे कि लैक्टिक एसिड साइकिल चल जाती है, ऑक्सीजन रुक जाता है, ये वाला कुछ सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ पर बेटा ग्लूकोज तो है, ठीक है। ऑक्सीजन जाएगी, ग्लूकोज से एनर्जी निकालेगी और मेरे वर्कआउट में मुझे एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आ गई। मान लो ये हैंड की सेल है, कहां की सेल है बेटा, मान लो बाइसेप्स की है मेरी। अब जब मेरे बाइसेप्स की सेल है तो बेटा ऑक्सीजन जाएगी, सबसे पहले इसको कौन सा बैरियर पार करना पड़ेगा बेटा, एल्वियोलाई वाला। कौन सा बैरियर, एल्वियोलाई वाला। जब यहां पर ये पहुंचेगी, यहां पर O2, ठीक है। जब O2 यहां पर पहुंचेगी तो ये आपका हार्ट है बेटा, हार्ट है बेटा, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला पोर्शन। तो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगी पहले O2, ठीक है, डिफ्यूज होकर इसमें पहुंचेगी बेटा लेफ्ट एट्रियम में। अब सवाल है कि सर ये क्या बताने लगे आप, तो बेटा पंप तो हार्ट ही करता है। यहां पर तो बेटा एक तरीके से मानो आप फिल्टर होता है ब्लड का गैसेस के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो, ठीक है। तो O2 जो है यहां पर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यहां पर राइट एट्रियम आएगी और यहां पर आपके राइट वेंट्रिकल से होती हुई ये जो है बेटा आयोटा, ये पंप कर देगा, यहां कर देगा ना, ये आयोटा है बेटा, ये मान लो ब्लड कैपिलरी है, ये यहां पर पंप कर देगा O2 को, ठीक है। ये O2 है, ये आइडिया मिल जाए आपको। O2 को पंप कर देगा, O2 पहुंची, और जो रिएक्शन मैंने आपके लेक्चर के स्टार्ट में लिखवाई थी बेटा वही रिएक्शन होगी। यहां पर बनेगी आपकी CO2। क्या बनेगी बेटा, CO2। अभी समझाऊंगा यहां पर क्या खेल चल रहा है। CO2 जो है बेटा वेन्स के थ्रू अपन की और आपके यहां पर पहुंचेगी बेटा राइट
एट्रिया में, और ये क्या है बेटा, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया में पहुंचेगी, राइट एट्रिया से बेटा राइट वेंट्रिकल, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी। अब ये CO2 मेंशन कर दे रहा हूं उसमें, ठीक है, के द्वारा ये कहां पर पहुंचेगी बेटा, लंग में पहुंचेगी, और वहां पर होगा एक तरीके से इसका क्या बेटा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब चेंज होगा बेटा, और एक्शन के बाद CO2 जो है बेटा आपकी चली जाएगी एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से आपके थ्रू यहां पर बेटा, ठीक है, CO2 एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, समझ लो। और इस ब्लड में फिर आएगी O2, और ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा दोबारा से अपने हाइट में जाएगा, और जो भी बेटा यूटिलाइजेशन है O2 का, या जहां पर O2 का यूज होगा, जहां पर जाना है इसको, वहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा कौन, इसको हाइट, मतलब पंप करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल तो दूसरी बात है बेटा, कि वो हीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट, वो बात की बात है, ठीक है। तो बेटा तो किस तरीके से ये साइकिल चलती है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूं आपको। इसको वाइप आउट कर रहा हूं मैं, अब ऐसे करके मानिए बेटा, मान लो ये कोई सेल है, यानी कि आपकी कौन सी साइड है, टिश्यू साइड है, ये अपन का एल्वेलाई है, ठीक है, लंग्स के अंदर है एल्वेलाई। तो यहां से जो O2 है बेटा, यहां पर O2 आई, और यहां से होती भी आपकी पहुंचती है सेल। कहां पहुंचती है, आपकी पहुंचती है सेल पर। सेल में यूटिलाइजेशन होता है, सेल से आती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन के बाद बनती है, कैटाबोलिक रिएक्शन के बाद, और वो पहुंचती है आपकी एल्वेलाई पर, और वहां से हो जाती है बेटा डिफ्यूज आउट। ये है बेटा सिंपल तरीका, ठीक है। अब इसमें जो है बेटा मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आर्टरीज वेन वो इंक्लूड नहीं किया कि कौन सी वेन कौन सी आर्टरी, ठीक है, ये सिंपल वे है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है बेटा आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज की ही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। आखिर कैसे ये इन कैपिलरीज से होते हुए बेटा एल्वेलाई में जाती है, तो कैसे एल्वेलाई से O2 इन कैपिलरीज में आती है, ठीक है। कौन सा बैरियर होता है, समझ लो, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आखिर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है बेटा, ये क्यों होता है, कौन सा ऐसा माहौल पैदा हो जाता है बेटा, कौन सी ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे कि इन गैसेस को एक्सचेंज होना ही पड़ता है, O2 को ब्लड में आना ही पड़ता है, समझ रहे हो आप, CO2 को एल्वेलाई में जाना ही पड़ता है। ऐसी वजह क्या होती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं बेटा। आपने एक बात सुनी होगी कि तेज धार चल रही है, चलो ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये बात, पहले आप O2 की कहानी सुन लो, होता क्या है। ये बेटा जो खेल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, कौन सी गैसेस, O2 और CO2, एक्चुअल में बेटा ये रिजल्ट होता है पार्शियल प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन का, ठीक है। और ये दोनों गैसेस बेटा एक्सचेंज होती हैं एक्चुअल में सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, इसके द्वारा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर कैसे खेल चलता है मैं आपको बताता हूं बेटा। सोचने की बात है, जो एल्वेलाई वाली साइट है, एक तरीके से अगर आप देखो सबसे ज्यादा करीब है एनवायरमेंट के, ठीक है, एनवायरमेंट के सबसे ज्यादा करीब है। जो भी हम सांस अंदर ले रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, O2 की बात करूंगा। O2 अंदर जा रही है हमारे, वो सबसे पहले एल्वेलाई में जाएगी। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन O2 की कहां ज्यादा होगी, एल्वेलाई में होगी या किसी दूसरी जगह,
कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज वगैरह में? सोच कर बताओ, आंसर करो। ऑब्वियसली बेटा जो O2 की कंसंट्रेशन होगी कहां ज्यादा होगी? एल्विलाई में। अब बेटा जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। आप ऐसे करके समझ लो बेटा, एक लीटर की बोतल में 250 ml वाटर है, ठीक है, तो उसका प्रेशर उस हिसाब से होगा। कोल्ड ड्रिंक मान लो, और 1 लीटर की बोतल में पूरी फुल भरी हुई है कोल्ड ड्रिंक से, तो उसका प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा। बात समझ में आ गई? अब यहां पर कंसंट्रेशन अगर O2 की मैं बात करूं बेटा ज्यादा है, तो बेटा इसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। और हमें एक बात पता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, कि ज्यादा में से कम में चले जाना। अगर कंपैरिजन करूं मैं यहां पर, मान लो बेटा ये ब्लड कैपिलरी है, ये वाली, ये आपकी क्या है, ये पूरी जो है बेटा आपकी ब्लड कैपिलरी है, और उसमें आरबीसी के ये मॉलिक्यूल हैं। क्या है ये? आरबीसी के मॉलिक्यूल, और ये क्या है? ब्लड कैपिलरी, या फिर इसको आप बोल लो एल्वियोलर कैपिलरी, बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहां पर और यहां पर कंपैरिजन में करूं बेटा, तो O2 यहां पर ज्यादा है एल्वियोलाई में, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से कम में आ जाएगी। बात समझ में आ गई? CO2 की बात करूं यहां के कंपैरिजन में, अब CO2 जो है बेटा, अगर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा ये, अगर इसका कंपैरिजन एल्वियोलाई से करूं, तो जाहिर सी बात है बेटा एल्वियोलाई में इसका CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में कैसा होता है? इससे ज्यादा होता है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर। तो CO2 जो होती है बेटा यहाँ पर डिफ्यूज आपकी होती है। बात समझ में आ गई? तो ये खेल किस चीज का है? एक्चुअल में बेटा ये खेल होता है पार्शियल प्रेशर का। इस बात को आप याद रखना, ठीक है बेटा। अब ऐसे करके भी समझ सकते हो बेटा, आपने किशमिश को पानी में डाल दिया। अब अगर बेटा किशमिश को आपने, ये छोटी सी किशमिश है, इसको पानी में आपने डाल दिया, ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करूं इसके वाटर कंटेंट का, तो बेटा बाहर मीडियम में वाटर ज्यादा, किशमिश के अंदर वाटर कम, तो ज्यादा पानी जो है बेटा कम की तरफ जाएगा। तो इसलिए किशमिश सुबह को आप देखोगे तो फूली हुई दिखाई देगी आपको। बात समझ में आ गई? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको आप डिफ्यूजन का। तो कुछ इसी तरीके से होता है बेटा, चीजें जो है बेटा वो ज्यादा से कम में जाना पसंद करती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। अब बेटा ये जो एक्सचेंज हो रहा है यहां पर, ठीक है, इसी तरह से एक्सचेंज टिश्यू साइड पर भी होता है। समझ रहे हो आप? इसी तरह से एक्सचेंज जो होता है बेटा आपका टिश्यू साइड पर भी होता है, ठीक है। लेकिन हम जो है आज इसी की बात करेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा एक चीज और याद रखो, आपको एक बात समझ में आ गई बेटा कि सिंपल डिफ्यूजन से ये एक्सचेंज होती हैं ये गैसेस, ठीक है। अब बेटा अब सोचने की बात है, सिंपल डिफ्यूजन से ये गैसेस जो हैं एक्सचेंज हो रही हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन अगर मैं बात करूं, ये जो डिफ्यूजन है किस तरह से प्रभावित हो सकता है, किस तरह से अफेक्ट हो सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया कम हो जाएगी, जिससे ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, एक बात एक पॉइंट करके डालना बेटा, solubility of gas and thickness of membrane, ठीक है। solubility of gas और thickness of membrane जो इन्वॉल्व होती है बेटा किसमें, डिफ्यूजन में, वो अफेक्ट कर सकती हैं बेटा, अफेक्ट डाल सकती हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन पर। अब कैसे करके ये अफेक्ट कर सकती हैं डिफ्यूजन को? क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और थिकनेस। डिफ्यूजन को कौन कम कर सकता है, कौन बढ़ा सकता है, कौन सी कंडीशन?
तो वो कंडीशन है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहीं की बात करेंगे बेटा, ठीक है, इसलिए गैसेस वर्ड यूज किया। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये अफेक्ट कर सकती हैं डिफ्यूजन को कैसे। बेटा एक बात सोचने की है, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो कम डिफ्यूज होगा। आप ऐसे करके मानो बेटा, आपने एक पानी में सैंड को लिया, उसको घोल दिया, ठीक है, और उसको एक छलनी से छान लिया, तो क्या होगा बेटा, सैंड के पार्टिकल छलनी के ऊपर आ जाएंगे, पानी निकल जाएगा। अब सवाल ये है बेटा, जो सैंड थी वो क्यों डिफ्यूज नहीं हो पाई, आई मीन क्यों नहीं छन पाई, क्यों नहीं छन पाई, क्योंकि वो सॉल्युबल थी ही नहीं, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं बेटा, आपने शुगर को लिया उतने ही पानी में और उसको घोल दिया, अब आप छलनी से छानोगे, विद शुगर पानी जो है सारा छन जाएगा, कोई भी चीज ऊपर नहीं बचेगी, ऊपर छलनी में आपकी। बात समझ में आ गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो शुगर की थी वो बहुत ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ सैंड। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही बेटा, जो ज्यादा सॉल्युबल गैस होगी इन दोनों में, वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी, ठीक है, और जो कम सॉल्युबल होगी वो कम डिफ्यूज होगी। अब थिकनेस की बात कर लेते हैं। मान लो आप किसी भी सॉल्यूशन को छान रहे हो, आप एक सूती कपड़े में या फिर एक नेट में, जाली में छान लिया, आराम से छन जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछूं बेटा कि उसी सॉल्यूशन को आप जो है एक मोटे कंबल से छानिए, तो क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है वो काफी देर में छनेगा, यानी कि डिफ्यूज जो है वो काफी देर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंबल की जो मोटाई है बेटा, थिकनेस है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नेट या फिर जो आपका कॉटन का कपड़ा था उसके कंपैरिजन में कंबल जो है वो ज्यादा मोटा होता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो थिकनेस भी आपकी अफेक्ट कर सकती है डिफ्यूजन को। अब बेटा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि CO2 और O2 में डिफ्यूज जल्दी कौन सी गैस होगी, कौन सी गैस फास्टर डिफ्यूज होगी बेटा, CO2। क्यों, मोर सॉल्युबल देन O2, लगभग बेटा 20 से 25 टाइम मोर सॉल्युबल होती है बेटा, किससे, O2 से। अब बेटा 20-25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है O2 से, तो जाहिर सी बात है CO2 ही जल्दी डिफ्यूज होगी। बात समझ में आ गई। कंसेप्ट छोटा सा आप पकड़ लेना। मैंने क्या बोला, जो ज्यादा बेटा घुलनशील होगी, ज्यादा सॉल्युबल होगी, वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, और जो कम होगी बेटा वो टाइम लेगी डिफ्यूज होने में। और मेम्ब्रेन भी जो है बेटा ये अफेक्ट करती है। अब मेम्ब्रेन का एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं आपको। सपोज दैट आपने देखा होगा बेटा, ये एल्वेलाई है, क्या है बेटा, ये एल्वेलाई, ठीक है। अब ये एल्वेलाई की क्या होती है बेटा, एपिथेलियम होती है, बेसमेंट सब्सटेंस होता है, और ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम होती है। अभी बताऊंगा मैं, आप समझ लो। अगर इनकी मोटाई की मैं बात करूं बेटा, इसकी मोटाई होती है लगभग 0.5 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोमीटर 0.5, 1 mm से भी ये कम होती है। आप समझ में आ गई, एनसीईआरटी की लाइन है। अब सपोज दैट, अब यहां से डिफ्यूजन हो रहा है दोनों गैसेस का, O2 का, CO2 का, यहां से डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, O2 CO2 आ रही हैं, जा रही हैं, O2 CO2 आ रही हैं, जा रही हैं आराम से। अब क्या हो, अगर ये जो गैसेस है इनका डिफ्यूजन नॉर्मली हो रहा है 1 mm से कम की मोटाई में, ठीक है। अब बेटा कंडीशन आपने सुनी होगी कि भैया बात सुनो, बलगम जम गया। बलगम का मतलब ये म्यूकस जो है बेटा, यहाँ पर आपका मान लो किसी भी कंडीशन में, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, न्यूमोनिया हो जाए या कोई दूसरी वजह, उससे हुआ क्या, एल्वेलाई में भर गया म्यूकस, मान लो ये सब भर गया म्यूकस, ठीक है। अब म्यूकस जब भर गया बेटा, अब बेटा इसकी जरा मोटाई बताना मुझे, एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस
और ये एंडोथीलियम, इसकी मोटाई तो 0.5 थी ना। अब बेटा ये इतनी मोटी लेयर म्यूकस की जम गई है, इसकी मोटाई कितनी होगी? बहुत होगी। तो कहीं बेटा अगर आप देखो तो लगभग 1 mm से भी बहुत ज्यादा इसकी मोटाई हो जाती है। इसलिए क्या होता है, सांस लेने में बोलते हैं दिक्कत हो रही है। समझ रहे हो क्यों हो रही है? क्योंकि डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है सही से मेरे लाल, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? अभी सिरप लेते हैं कि भैया 40 रुपए वाला 20 रुपए वाला सिरप दे दो, टर्ब्यूटेलिन सल्फेट। हाँ बलगम वाली खांसी में लेते हैं, मैंने भी लिया था, कर लिया था मैंने। समझ लो, तो मोटाई बढ़ गई तो यहाँ पर डिफ्यूजन क्या था, हो गया, कम हो गया, इसलिए ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ गई? तो थिकनेस और सॉलिबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसको मैं वाइप कर रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर बेटा, कंसंट्रेशन या फिर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर का जो ग्रेडियंट है उसके आधार पर बेटा, ग्रेडियंट का मतलब आपको पता है क्या है? कुछ नहीं है बेटा, ऐसे करके समझ लो, यहां बता दे रहा हूं। मान लो ये कोई मॉलिक्यूल ए है, ए और ये भी मॉलिक्यूल ए है। अगर आप जहां से देखो इधर ज्यादा है इधर कम है, यही होता है ग्रेडियंट, यानी कि हल्का भारी। फ्लो जो है मॉलिक्यूल्स का कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा, जब तक ये इक्वलाइज नहीं हो जाती। बात समझ में आ गई? तो यही होता है ग्रेडियंट। जैसे कि अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करूं, ग्रेडियंट वर्ड आपको मिलेगा। जैसे कि एल्वुलाई में जो है बेटा पार्शियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है कंसंट्रेशन O2 की, और कैपिलरी के में बेटा कम होती है। तो ग्रेडियंट होता है, तभी तो एल्वुलाई से कैपिलरी में जाता है, तो ये होता है ग्रेडियंट। ठीक है, तो उसी के आधार पर देखते हैं किस गैस का फ्लो कहां पर होता है। आप डाल लेना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले मैं बात करता हूं बेटा O2 की। अब बेटा पता है हमें एल्वुलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू या फिर सेल। बात समझ में आ गई? अगर CO2 की बात करूं बेटा मैं, तो कहां से है बेटा, टिश्यू, ब्लड और एल्वुलाई। बात समझ में आ गई? रिवर्स होगा। मैंने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर गई, सबसे पहले कहां पहुंचेगी, एल्वुलाई से। एल्वुलाई से बेटा डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेगी, ब्लड में, और ब्लड से बेटा टिश्यू पर पहुंचेगी, वहां पर दोबारा डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेगी, सेल के अंदर, टारगेट सेल के अंदर। CO2 सेल के अंदर बन रही है, सेल से निकलेगी बेटा, कहां पर पहुंचेगी, ब्लड में, और ब्लड में बेटा डिफ्यूज, ब्लड से डिफ्यूज होकर बेटा कहां पर पहुंचेगी, एल्वुलाई में। मेम्ब्रेन कैसी हो अभी आपको दिखाऊंगा। बात समझ में आ गई? और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल देन O2। कौन बेटा, CO2। ठीक है, CO2 जो होती है 20 से 25 गुना बेटा ज्यादा सॉल्युबल होती है इससे, हमारे O2 से। इसलिए बेटा ये डिफ्यूज भी बहुत फास्ट होती है। अगर मैं बेटा इसके डिफ्यूजन को बेटा, अगर मैं बात करूं आपको पर यूनिट डिफरेंस के हिसाब से बेटा, इसको अगर मैं बोलूं आपको तो क्या होगा बेटा, तो आप ऐसे लिखिए, amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference। क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन से ज्यादा होगा कम होगा, सोचकर बताओ, ज्यादा होगा। इन पार्शियल प्रेशर इज मच मोर देन O2। ठीक है, पर यूनिट डिफरेंस की बात करें बेटा पार्शियल प्रेशर के आधार पर बेटा,
ठीक है। तो O2 जो है बेटा वो CO2 से कम डिफ्यूज होगी, CO2 बेटा ज्यादा डिफ्यूज होगा। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसी होती है इसकी बात करते हैं बेटा। यह है आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले तो आपको मैं इसका इमेज दिखा दूं कैसा होता है बेटा। ये होता है आपका एल्वेलाई। एनसीईआरटी वाला इमेज बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। ये होती है एल्वेलाई की एपिथेलियम, या फिर बोल सकते हैं इसको स्क्वैमस। चलो मैं लिख दे रहा हूं बेटा स्क्वैमस, एनसीईआरटी ही बिल्कुल लिखूंगा मैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। बीच में होता है बेटा अपन का बेसमेंट सब्सटेंस। क्या होता है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन सब्सटेंस, ठीक है। और ये अपन की होती है कैपिलरी। क्या है बेटा? ये नस है, आई मीन कैपिलरी है, उसमें आरबीसी होती है, ब्लड होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? इसको एल्वेलर कैपिलरी बोल दो या फिर ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। ये कैपिलरी होती है। और कैपिलरी की जो इन्वॉल्व होती है इस मेम्ब्रेन में वो होती है एंडोथेलियम। क्या होती है? एंडोथेलियम। बात समझ में आ गई। तो तीन मेम्ब्रेन होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वेलाई की, बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों के बीच में, और एंडोथेलियम कैपिलरी की। ये बनाती है आपके बेटा किसको? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को। अगर मैं इसकी बेटा मोटाई की बात करूं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, तो लगभग 0.5 to 0.6 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है, यानी कि 1 mm से भी कम ये मोटी होती है। समझ रहे हो? तो होता क्या है बेटा? O2 यहां पर आती है बेटा, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर कैपिलरी में पहुंच जाती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट जो है बेटा बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल फनी वे में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। कैसे पिकअप करता है ये आपका हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा O2 को, और कैसे करके ट्रांसपोर्ट होता है CO2 को, वो बात की बात है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा O2 जो है तो डायरेक्ट ब्लड में आती है, और CO2 जो है बेटा वो आपके डिफ्यूज होकर एल्वेलाई में जाती है। तो बेटा ये होती है, ठीक है। अब ये इमेज भी देख लो, इस इमेज को देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक का इमेज है, एनसीईआरटी का इमेज है। ये वाला पोर्शन है हमारी एल्वेलर कैविटी, ठीक है। और बहुत सारी कैविटी होती हैं जो अपन के लंग्स को बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एल्वेलाई की बात की है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाली जो सेल दिख रही है आपको, ये वाली सेल देख रहे हैं बेटा, ये वाली सेल, ये एक्चुअल में जो सेल होती हैं आपकी, यही होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियल। कौन सी बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो बेटा बीच में जो येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये होता है आपका क्या बेटा? बेसमेंट सब्सटेंस। क्या होता है बेटा? बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। ये है आपका ये वाला पोर्शन, ये है ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी बेटा ये वाली जो सेल होती है, ये वाली सेल, ये होती है आपकी एंडोथेलियम, ठीक है बेटा। ये कौन सी होती है बेटा? ये एंडोथेलियम। और ये अंदर जो है बेटा जो राउंड शेप में, ये आरबीसी होते हैं बेटा, जो पिक करते हैं बेटा O2 को और CO2 को। इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेटा मेंशन किया है कि यहाँ पर हाई O2 है, जो ऑक्सीजन है उसका कंटेंट यहाँ पर हाई है, और यहाँ पर लो O2 है, इसलिए। और यहाँ पर अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर हाई CO2 है, तो हाई टू लो जा रही है बेटा CO2, हाई टू लो, ठीक है। तो यहाँ पर लो जो है बेटा वो O2 है, और हाई CO2। तो हाई से बेटा लो O2 जो है अपन की जाएगी, ठीक है। ये वाली जो है अपन की पल्मोनरी आर्टरी का पोर्शन है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था। और ये अपन का रेड वाला ये पल्मोनरी वेन में हालांकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है, बट ये एक्सेप्शन केस होता है बेटा, समझ रहे हो। तो CO2 बेटा जो है डिफ्यूज़ हो रही है, और O2 जो है वो आपकी ब्लड में आ रही है, ठीक है।
देख लिया बेटा कैसी होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा बेटा एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको वैसे ही बताता रहा हूँ, अब याद रखना, मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में आया था, उसमें ये जो 3 लेयर वाला कंसेप्ट था बेसमेंट सॉरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को ये 3 लेयर बनाती है बेटा, ये उसमें गलत कर दिया था हम लोगों ने। प्रथम रीजन का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो हो सकता है मैं टेस्ट लूँ उसमें रख दूँ वो क्वेश्चन, तो वो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, उसमें असर्जन भी फॉल्स था और रीजन भी फॉल्स था। और अगर आप इस मैथड के हिसाब से देखें तो बेटा उसका असर्जन जो था वो सही था। उन्होंने लिखा था जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो 3 मेम्ब्रेन से बनती है, नेमली कौन कौन सी, एपिथेलियम लिखा था, बेसमेंट सब्सटेंस, एंडोथेलियम, ठीक है। अब उसमें कंसेप्ट क्या लगा था, उसमें कंसेप्ट लगा था इसकी रियलिटी वाला। रियल में ये मेम्ब्रेन होती है बेटा कुल 4। कैसे 4 होती है मैं बता दे रहा हूं बेटा आपको, बेटा आप इसको याद रखना, ये 100% ट्रू है, इसी को ही याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, ये ट्रू है। बट वो एक केस है तो वो याद रखना बेटा, अगर इस तरीके का माहौल बने क्वेश्चन आए कभी तो देख लेना अपने हिसाब से किसको चुनना है। हालांकि ऑलवेज भी 100% इसी को लगाना आप क्वेश्चन में, ठीक है। बट समटाइम्स अगर एज इट इज सीधा सीधा क्वेश्चन वही पूछ ले तब आप वो लगाना। क्या था उसमें कंसेप्ट क्या था कि बेटा ये जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है बेटा ये 2 लेयर में डिवाइड होता है। कैसे, ये एल्वेलाई है बेटा, इसकी मेम्ब्रेन है एल्वेलाई की एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पर जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है वो होता है एल्वेओलर बेसमेंट सब्सटेंस, बीच में होता है बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद दोबारा से बेसमेंट सब्सटेंस यहाँ पर होता है, और ये होता है बेसमेंट सब्सटेंस बेटा आपका कैपिलरी वाला। कौन सा बेटा, कैपिलरी वाला। तो यहाँ पर डिवीजन बेटा बेसमेंट सब्सटेंस का 2 बार हो गया था, इसलिए उन्होंने माना था ये लेयर होती है 4। तो बस ऐसे याद रखना, इसको याद रखना, इसको मत भूलना, भले से इसको भूल जाओ, समझ रहे हो। वो एक केस था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, आपको मैंने दिखा दिया, और होती कैसी है बेटा ये भी बता दिया, ठीक है। मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एक बार फिर से कि कहां पर डिफ्यूजन होता है, कहां कहां किन किन साइड पर डिफ्यूजन होता है। तो इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ये है बेटा आपका एल्वेलाई, ठीक है। क्या है बेटा ये आपका एल्वेलाई। अब मैं एनसीईआरटी की तरह कोशिश करूंगा बनाने की। ये है आपका हार्ट, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये है आपकी सेल, क्या है सेल, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूं कैसा कैसा सिस्टम होता है बेटा। ये तो है अपन का एल्वेलाई, ये है आपकी सेल, ये है आपका हार्ट। आप समझ में आ गए कैसे कैसे खेल खेलते हैं। होता क्या है बेटा, O2 जो है बेटा आपकी एल्वेलाई में आई, उसके बाद O2 जो है डिफ्यूज होकर पहुंचती है आपकी कहां पर बेटा, कैपिलरी में, एल्वेलर कैपिलरी भी बोलते हैं। अब होती बेटा ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। यहां से होती थी बेटा ये जाती है आपके लेफ्ट एट्रिया में, ये राइट एट्रिया होता है, समझ लो, ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये आपकी आती है लेफ्ट एट्रियम, यही तो पंप करेगा बेटा। नहीं बेटा इतना दूर जो सफर जो है वो कैसे करेगा, पंप करके ये भेजेगा, यहां पर आता है,
यहाँ से ब्लड आता है नीचे बेटा, ठीक है, और जो आपकी एरोटा है उसके जरिए पहुंचता है ये टारगेट सेल पे। कहाँ पर पहुंचता है? टारगेट सेल पे। टारगेट सेल में बेटा अब O2 मेंशन करके दिखा दे रहा हूं। अब O2 जो है बेटा यहाँ पर दोबारा से डिफ्यूज होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, बता दिया था लेक्चर के स्टार्ट में। O2 यहाँ पर होती है बेटा रिएक्शन ग्लूकोज से और बनता है अपन का CO2 वाटर और ATP। अब ये एनर्जी है, ये इसको तो सेल ले लेगी, यूटिलाइज कर लेगी। CO2 है बेटा ये प्रेत आत्मा है, इसको डिफ्यूज होकर बेटा ये आएगी आपकी कैपिलरी में, ठीक है, वेन्स में, और ये होती भी जाएगी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा आपके राइट एट्रिया में। कहां पर पहुंचेगी? राइट एट्रिया में। क्या बेटा? CO2 होता ये ब्लड ही है बेटा, लेकिन इसको बोल देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल देते हैं? डीऑक्सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, इसको बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? ऑक्सीजन उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो होती इसमें भी ऑक्सीजन है बट कम होती है, दिखाऊंगा अभी आपको कंपैरिजन करके टेबल का। अब क्या होगा? अब ये पहुंचती है राइट एट्रिया में, ठीक है, फिर ठीक है बेटा, फिर पहुंचती है आपके राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर बेटा मैंने पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है उसको ये मेंशन कर दिया है कुछ इस तरीके से, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये बेटा आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा बेटा ये दोनों लंग्स में जाती है, मैंने ATI एल्विलाई बता दी, उसी से काम चला लेना। ये पहुंचती है अपन की कहाँ पहुंचती है बेटा? आपकी पहुंचती है ये एल्विलाई वाली साइड। एक तो डिफ्यूज बेटा यहां से यहां पर हुई CO2 टिश्यू टू ब्लड, ये सीरीज भी मैंने आपको लिखवाई थी। और दूसरा इसका बेटा डिफ्यूजन कहां पर होगा बेटा? ये तो पंप हुआ यहां से डिफ्यूजन नहीं, दूसरा डिफ्यूजन होगा एल्विलाई वाली साइड पर, ठीक है बेटा। कैपिलरी के एंडोथेलियम, बेसमेंट स्ट्रक्चर्स और एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, यहां से डिफ्यूज होकर बेटा ये चली जाएगी ऊपर CO2। आप समझ में आ गए? तो CO2 जाएगी और O2 आएगी, और O2 का भी सेम डिफ्यूजन ऐसा होता है। तो बेटा कुछ इस तरीके की ये प्रक्रिया आपकी होती है बेटा। जहां जहां CO2 लिखा था तो उस बात को समझ जाना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा? डीऑक्सी। अब बेटा यहाँ पर आर्टरी और वेन वाले कंसेप्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाली जो थी बेटा ये पल्मोनरी वेन थी। क्या थी? पल्मोनरी वेन, ठीक है, मैं बताऊंगा जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बेटा एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी, वैसे तो आर्टरीज में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड और वैसे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। बात समझ में आ गई बेटा? हालांकि ये जो है ये वेन्स है और ये आपकी है आर्टरी, इस चीज को याद रखना। लेकिन ये पल्मोनरी वेन और आर्टरी उल्टा होता है। बात समझ में आ गई? तो कुछ इस तरीके से बेटा आपका डिफ्यूजन होता है। तो दो साइड होती है बेटा, ये कौन सी साइड है? टिश्यू साइड, और ये कौन सी साइड है? एल्विलाई, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एल्विलाई साइड में होता क्या है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अब ज्यादा होता है तो ज्यादा से कम में जाएगी ऑक्सीजन, यानी कि कैपिलरी में कम होता है, पार्शियल प्रेशर तो कैपिलरी में आ जाती है। ऐसे ही बेटा ये फ्लो होती भी आती है, टिश्यू साइड पर पहुंचती है। टिश्यू साइड पर जब जो पहुंचती है, अब यहां पर कंसंट्रेशन जब देखी जाती है तो CO2 की ज्यादा होती है, इसीलिए इसका डिसोसिएशन हो जाता है। इसके आगे वाला जस्ट टॉपिक है डिसोसिएशन का, उसमें पढ़ेंगे कैसे ये डिसोसिएट हो जाती है। बहुत ही फनी वे में पढ़ेंगे बेटा, कैसे HB जो है वो थाली का वैगन है, हीमोग्लोबिन जब देखता है HB की सेना तो बन जाता है कुछ और, जब देखता है O2 की सेना तो बन जाता है कुछ और। एक तरीके का दलाल है HB, समझ रहे हो आप? पढ़ेंगे बेटा बहुत अच्छे से, बहुत ही फनी वे में। आई प्रॉमिस टू यू नहीं भूलोगे आप कभी भी, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जब यहाँ पर आता है तो ये देखता है भैया ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर है कम, तो ये सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। बात समझ में आ गई? और सेल में यूटिलाइजेशन के बाद इसका क्या होता है? CO2 बनती है। अब CO2 यहाँ पर होती है ज्यादा, सेल के अंदर बनती है कैटाबोलिज्म के जरिए, तो ये डिफ्यूज होकर आ जाती है बेटा कैपिलरी में, ठीक है। और ये पहुंच गई कहां पर? आपकी एल्विलाई वाली साइड पर CO2। एल्विलाई साइड पर जब प्रेशर देखा जाता है बेटा, तो एल्विलाई में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है बेटा कम, और कैपिलरी में होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा, 45 होता है, समझ रहे हो? ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा से बेटा CO2 किस में जाएगी बेटा? कम में। गैसेस तो ये भी है,
और बल्कि बेटा ये डिफ्यूज ज्यादा तेजी के साथ होगी, सॉल्यूबल ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये डिफ्यूज हो जाएगी ज्यादा से कम में। तो ये इस तरीके से पार्शियल प्रेशर का खेल होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा बेटा कंपैरिजन की। ये देखिए, अगर आप बेटा यहां पर कंपैरिजन देखें बेटा, ये पार्शियल प्रेशर है। क्या है बेटा? ये पार्शियल प्रेशर का कंपैरिजन है। किसका? पार्शियल प्रेशर का, कि कौन से पार्ट में कितना पार्शियल प्रेशर है। ठीक है बेटा, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर इनहेल की बात करूं मैं, यानी कि एटीएम की, अब एटीएम बेटा ये पैसों वाला नहीं है, ये एटीएम जो है बेटा एटमॉस्फेयर वाला है। कौन सा एटीएम है? एटमॉस्फेयर। तो इनहेल का मतलब बेटा इंस्पिरेशन। तो यहां पर अगर O2 की बात करूं मैं, 159 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, कितना? 159। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा होगा क्या? O2 जो है ब्लड में आएगी ना। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो यहां पर पार्शियल प्रेशर देखो, इन दोनों ही जगह कोई सा भी ब्लड हो बेटा, दोनों ही जगह एल्वोलाई के कंपैरिजन में, कहां पर बेटा? एल्वोलाई, सॉरी, जो इनहेल एयर है बेटा, उसके कंपैरिजन में दोनों ही जगह पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, अब मैं एल्वोलाई की बात करूं बेटा, यहां पर ऐसे करके आप लिखना कि ये जो है ये इंस्पायर्ड की वैल्यू लिख दी है। एक्चुअल में यहां पर जो प्रेशर होगा वो 104 होगा एल्वोलाई साइड पर। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना, मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये 159 कब होगा? जो इनहेल एयर है एटमॉस्फेयर में, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर? एल्वोलाई का अगर कंपैरिजन में, एल्वोलाई से ब्लड में क्यों जाता है? अगर एल्वोलाई का कंपैरिजन मैं इससे करूं या इससे करूं तो दोनों ही जगह बेटा क्या है? कम है पार्शियल प्रेशर, यानी कि इक्वलाइज करने के लिए एल्वोलाई टू ब्लड जाएगा, इसलिए एल्वोलाई से ये ब्लड में आ जाता है। आप समझ में आ गई? उसके बाद पहुंचते हैं बेटा टिश्यू साइड पर। कहां पर बेटा? टिश्यू साइड पर। अगर टिश्यू के अंदर देखूं बेटा मैं ऑक्सीजन, तो कितनी है बेटा? 40 mmHg। ठीक है, अब बेटा अगर अब जो टिश्यू तक जो आया है ब्लड लेकर, जो आपकी वेसल्स आई है, कैपिलरी जो आई है बेटा, वो कौन सा वाला ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? बेटा ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। वो कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। मैंने आपको बताया था आर्टरी और कैटेगरी आई है बेटा। तो यहाँ पर कितना है इसका प्रेशर? 95 है। अब 95 प्रेशर है, इसका मतलब ये ज्यादा कहां पर? ब्लड में और टिश्यू में कम। तो बेटा ब्लड टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट हुआ ऑक्सीजन का। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंजाइटी को टेबल हो गया बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब CO2 की बात करते हैं। CO2 टिश्यू के अंदर देखो, सेल के अंदर देखो कितनी है बेटा? 45। कितनी है बेटा? 45। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा क्या मसला है इसका? 40 है। अब सॉल्युबिलिटी बेटा ज्यादा है इसकी, जाहिर सी बात है बेटा सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर इतना डिफरेंस बेटा जो है फर्क नहीं पड़ेगा इसके डिफ्यूजन में। क्यों? ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स मोर। तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जा रही है। अगर बेटा इसका पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होता तो क्या होता बेटा? इसका यहाँ से यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होता। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने क्यों बोला बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि CO2 जो है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से होती है, कुल मिलाकर यहीं से होती हुई आपकी पहुंचती है हार्ट के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाती है। हालांकि होता ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद पहुंच गए आप एल्वोलाई साइड पर। एल्वोलाई में देखना बेटा CO2 की कितनी है बेटा? एल्वोलाई में 40। ठीक है, कितनी है? 40। अब एल्वोलाई तक जो आया है बेटा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो भी ब्लड आया है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? बेटा CO2 वाला है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर अगर आप देखो CO2 का कितना है? 45। तो क्या बेटा 45 से 40 में जाना नहीं चाहेगी CO2? जाना चाहेगी बेटा 40 से 40 में जाना। अरे बेटा ज्यादा से कम, ये तो कंसेप्ट था, तो ये जा रही है। बात समझ में आ गई? तो कुछ इस तरीके के आधार पर बेटा, इस तरह से पार्शियल प्रेशर के आधार पर इसका जो है बेटा आपका एक्सचेंज होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। आप बेटा कंपैरिजन करके देखना, बाद में कॉपी पे करके देखना या जो आपकी बुक है उसमें देखना
कुछ इसी तरीके का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा एक इमेज में आपको और दिखाता हूँ परसेंटेज वाला, ठीक है, कुछ आइडिया मिल जाता है। हालांकि वो उतना जरूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, जरूरी बेटा ये है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बेटा। इस इमेज को देखिए आप, परसेंटेज ऑफ गैसेस, इनहेल, इनहेल का मतलब इंस्पायरेशन, जो हमने सांस अंदर ली है, ठीक है। परसेंटेज कितनी होती है बेटा ऑक्सीजन की, उसमें 20.84, ठीक है, और CO2 की 0.03, ठीक है, और N2 की 79। वेपर्स जो होती है वेरिएबल होती है। अब आप पूछोगे बेटा वेपर्स वेरिएबल क्यों होती है? बेटा जो इनहेल एयर करते हैं एक्चुअल में वो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, और एटमॉस्फेयर जो है कहीं पर भी एक सा नहीं रहता है। मान लो कभी बरसात है, कभी लू चल रही है, तो लू चल रही है तो बेटा जो वाइंड है उसकी ह्यूमिडिटी कम होगी, उसमें नमी कम होगी। जब नमी कम होगी बेटा तो वो जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदल जाएगी क्या, वेपर्स। एयर में नमी है नहीं है, वेपर्स है नहीं है, इस बात को कह रहा है। अब सूखे में तो बेटा वेपर्स नहीं होगी ना। एक्चुअल में ये वाटर का कंटेंट पूछ रहा है, एयर में कितना होता है नमी, तो वेरिएबल होता है बेटा, मौसम के आधार पर होता है। क्यों, किस केस में बेटा, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, यानी कि इनहेल करने वाली एयर। बात समझ में आ गई। एल्वुलाई में बात करूं कितनी होती है बेटा, 13% लगभग। यहां पर बेटा 5.3 CO2 की बात करूं, और N2 79। और वेपर्स यहां पर होती है बेटा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब मिक्सअप, एल्वुलाई में मिक्सअप होती है एयर। अभी मैं बताऊंगा, एक्सेल वाले केस में समझा दूंगा ये चीज, वेपर्स वाला कंसेप्ट। एक्सेल में कितनी होती है 15.74, 79.7, और ये सैचुरेटेड दिखा रहा है वेपर, यानी कि एक्सेल वाली जो एयर है उसमें जो आपकी वेपर्स हैं वो होती है, यानी कि सैचुरेटेड। अरे बेटा सैचुरेटेड का मतलब क्या है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, मान लो CO2 है, उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, मतलब CO2 के मॉलिक्यूल के साथ पानी भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, CO2 जो है बेटा सैचुरेटेड है, यानी कि जो निकलने वाली एयर है, निकल रही है, उसमें वाटर का कंटेंट है। इसका मतलब क्या है, वो एयर सैचुरेटेड है। बात समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाता हूं, कभी मुंह पे हाथ रखना बेटा, ऐसे भाप निकालना, आपको लगेगा कुछ देर के बाद नमी नमी सी, एक्चुअल में वो सैचुरेटेड एयर वेपर की वजह से होती है, वो सैचुरेटेड होती है, ठीक है। अब बेटा एक चीज अगर आप यहां पर ध्यान से देखें कि N2 79.7, इसका क्या होता है, ठीक है। N2 का कहां होता है बेटा, जाती तो ये भी होगी एयर में, ऐसा थोड़ी ना फिल्टर लगा हुआ है यहां पर कोई N2 दूर जा, O2 आती रहा, ऐसा वाला हिसाब नहीं होगा। इसका क्या होता है। आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहली लाइन डिस्कस करेंगे आपके N2 के बारे में। क्यों, क्योंकि बेटा ये सफिशिएंट नहीं है, जरूरी नहीं है बेटा, समझ रहे हो। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से N2 कहां होती है, क्या होता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक मिस लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बोल देना, ठीक है, मैं वो कंप्लीट कर दूंगा। या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, तो इसके कुछ पॉइंट्स है बेटा वो मैं कवर कर लूंगा अगर मुझे याद आएंगे, ठीक है। तो अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, हो सकता है किसी के काम में आ जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच।